पीयूष जी मेरे साथ हैं। मैं साहित्य तक पर हूँ। जयप्रकाश पांडे मेरा नाम है और कार्यक्रम है शब्द रथी। पीयूष जी का परिचय इनको खुद भी देना पसंद नहीं। ये जो हैं आ, खुली किताब की तरह से। और पीयूष जी से मैं बदकही करूँगा। बदकही इसलिए करूँगा कि इनकी जो एक किताब आई है, इस किताब का नाम है तुम्हारी औकात क्या है। पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा ये भी साथ में जोड़ते हैं। मेरी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। मैं ये बोलूँगा जब भी बोलूँगा। पिछली बार मैं इस किताब को अभी पीयूष भाई जब यहाँ आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि मैं इस किताब की समीक्षा कर चुका हूँ। और जब मैं इस किताब को पढ़ के इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं उसमें भी यही कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है। ये किताब पीयूष मिश्रा की है। लेकिन पीयूष जी कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, तो मैं सवाल यहीं से शुरू होता है। एक तो ये कि आपको परिचय पसंद नहीं है कि कोई औपचारिक परिचय कराए। दूसरा, इतना उस दौर में जब हर व्यक्ति अपने को बहुत महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करता है कि मैं बहुत खास हूं, तब ये सवाल आप क्यों पूछते हैं तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। ये हुआ ये था सर कि लोगों ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था। एक पूरी जनरेशन मुझे पूजने लगी थी। जी। भगवान मैं पीयूष मिश्रा जो है, जिसने आरंभ प्रचंड लिखा, जिसने घर लिखा, जिसने हुस्ना लिखा, जिसने मकबूल में काम किया, गैंग्स ऑफ वसूल में काम किया, गुलाल में काम किया। तो वो जो भगवान की इमेज थी वो तोड़ने के लिए मुझे अटेम्प्ट करना पड़ा, ये कि बतलाने के लिए कि मैं ये करके आया हूँ। एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। ये तो परिणाम देख रहे हो आप। इसके पीछे जो है, जो मेरे कर्म हैं, गंदा बंदा भी रहा हूँ, कभी बहुत गंदा बंदा रहा हूँ। तो वो गंदगी को अब बेसिकली उल्टी करने का प्रयास था ये अपने कागज़ों पर। तो अपनी सही औकात बताने के लिए मैंने किताब लिखी कि मेरी तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। और ये लिखकर मैं बहुत बहुत शांतचित्त हो गया, बहुत हल्का हो गया। मेरे सारे मवाद फूट गए। मुझे लगा कि मैंने अपने बारे में सब कुछ बतला दिया है। अब जो है मुझसे कोई इंटरव्यू अगर लेता है, पूछता है, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि यार मैं सब लिख तो चुका हूँ उसमें, अब आप क्या मैं बार-बार पूछ रहे हैं। इसीलिए आप सभी से, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं ये बता दूं कि इस किताब को ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। पीयूष जी इसको उपन्यास कहते हैं। मैं इसको किसी भी रूप में उपन्यास नहीं मानता, सिवाय इसके कि कुछ नाम पीयूष जी ने बदल दिए हैं। राजकमल पेपरबैग से यह किताब आई है और केवल 299 रुपये मूल्य है। यानी पीयूष मिश्रा के प्रशंसक आप हैं या नहीं हैं, तब भी आपको, अगर आप अच्छी किताबों के पाठक हैं, तो मेरा दावा है हाल के दिनों में मेरे द्वारा पढ़ी गई यह कुछ अनूठी कृतियों में है। और आपको पता है कि मैं रोज एक किताब के साथ आपके सामने आता हूँ। पीयूष जी, मैं इसको पढ़ रहा था तो इस किताब में बहुत सारे लेयर्स हैं। आप जितनी आसानी से कह दिए कि मैं तो अपने जो भी मेरा हाल था मैं उल्टी करना चाहता था, मैंने सब बक दिया और उसके बाद मैं मस्त हूँ। आपकी जो ये अलमस्ती है, सच बात ये है कि आपका जो लेखक है ये तो आपको और भी बड़ा स्थापित कर देगा। आपको और भी लोग पूछने मुझे लगेंगे। मालूम नहीं सर, हो जाए तो अच्छी बात है। क्या क्यों? बुरी बात है उसमें? क्योंकि देखिए, जो आपका किरदार है वह तो फिल्मों के माध्यम से रंगमंच पर पा चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसको आत्मकथा ही क्यों नहीं कहा। इसमें औपन्यासिक तत्व कहाँ है? क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक अलग तरह की बेबाकी दिखी। मैं शेखर एक जीवनी को बराबर लोग कहते हैं, अज्ञे जी, आप हिंदी आपका प्रिय विषय रहा है। ये कई बार मुझे शेखर एक जीवनी के करीब ले जाती। आपका जो पहला प्रेम है, चलिए उस पर आते हैं। वो जो मास्टरनी केरल जाना पड़ा जिनको, ये इतना जब साफगोई करनी ही थी, मुझे लगता है कि केवल निर्देशकों को, जो फिल्मी दुनिया के लोगों का नाम हटा दिया जाए और कुछ और लोगों का नाम जो बहुत करीब हैं, हालांकि बहुत आसानी से पहचाने समझ जा में आते सकते हैं। हैं, समझ में आते हैं। तो आपको इसकी क्या, उपन्यास लिखने की क्या, कहने की इसमें क्या सर जरूरत? बहुत सारे लोगों को बचाना था मुझे। एक्चुअली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था इसमें। किसी को जो है ये लगे, एक वो मोटर डायरेक्टर जो है, हेली डायरेक्टर छोड़ उसके, मैं चाह रहा था कि कोई भी हर्ट नहीं हो, इससे कोई बुरा नहीं माने। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको बचाना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि अब वो जम चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में। अब उनको जो है प्रकाश में लाना, वो जो है कुकृत्य हो जाएगा ज़रा। तो मैं चाह रहा था कि वो सुरक्षित रहें, मतलब इसलिए नाम भी चेंज किए, थोड़ी बहुत घटनाएं भी चेंज की मैंने, उनके फॉर द सेक ऑफ देम, कि वो बच जाएं ज़रा।
और दूसरा पर्पज़ ये था कि इससे किसी को चोट नहीं पहुँचे नॉवेल्स। इस पे हालाँकि बेबाकी है, सब कुछ है, लेकिन बेबाकी से कई बार आप भूल जाते हैं कि आपकी बेबाकी किसी को भी चोट पहुँचा सकती है। तो वो मेरा पर्पज़ नहीं था। तो मैंने इसका पूरा ख़्याल रखा, बहुत ही बैलेंस किस्म का नॉवल लिखने की कोशिश करी। तो उससे जो है, और इसको दूसरी बात है कि मैं चाहता था कि इससे आत्मकथा में यूजुअली लोग बोर हो जाते हैं कि आप कितना बोलोगे अपने बारे में। मैंने पहले लिखने की कोशिश की थी ऐसी। मालूम पड़ा कि मैं वो बोल रहा बक रहा हूँ अपने बारे में कि मैं ये करके आया, वो करके आया, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। उससे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उससे लगा कि यार मतलब इसको ऐसा 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 फॉर्मेट बनाओ उससे जो लोग बाग पढ़ें इसको, पढ़ें इसको। नहीं, खास बात ये भी है, मैं बता दूं दर्शकों को, इसकी स्टाइल बड़ी अलग है। हुँ, आप इसकी शुरुआत करते हो, शुरुआत में जैसे एक होता है कि आपने प्रस्तावना सी दे दी है हुँ, और उसके बाद आप कथा की शुरुआत करते हो, हुँ, अपने जन्म पे चले जाते हो। अ, आप लोग किताब खरीदोगे तो समझ में आएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ, पूरी बात मैं इसलिए नहीं खोल सकता। ये किताब अपने आप में जितनी खुली हुई है, आपको पढ़ने के बाद हर चीज़ याद आ जाएगी। इसलिए पीयूष जी का जो नायक है, आप ये बताइए कि ये हैमलेट से इतना प्यार क्यों है? हेमलेट मेरा बड़ा मतलब काल्जी परफ़ॉर्मेंस था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हेमलेट मेरा कॉर्क ओपनर था। मेरे करियर की शुरुआत थी। वो फ्रिट्ज़ वेनेविट्ज़ जो आए थे जर्मन से, उन्होंने जो है मेरा कॉर्क ओपन किया था। तो पहला परफ़ॉर्मेंस था मेरा जिसने कि मुझे ख्याति दिलवाई, मुझे रिकॉग्निशन दिलवाया, तो उससे मैं बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था। हालाँकि इतना बढ़िया परफ़ॉर्मेंस कर दिया मैंने, मैं महान एक्टर हूँ, ये वो सब मेरे तत्व आ गए थे मेरे दिमाग में, जो काफ़ी आगे जाने के बाद में धीमे-धीमे अपने करके अपने आप झड़ गए कि अच्छे परफ़ॉर्मेंस हो, परफ़ॉर्मर हो, लेकिन तब तक अच्छे परफ़ॉर्मेंस रहोगे जब परफ़ॉर्मर रहोगे जब तक कि इसको मेंटेन नहीं करते। अगर जहाँ तुमने छोड़ दिया, जहाँ तुम इस ताव में आ गए कि मैं अच्छा परफ़ॉर्मर हो गया, वहीं तुम खराब हो जाओगे, और वैसा हुआ भी। पीयूष भाई, अगर मैं एक चीज़ कहूँ आपको कि आप कह ज़रूर रहे हो कि मैंने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, चूँकि देखिए हमारे जैसे लोग जिनका काम पढ़ना लिखना ही है और चीज़ों को देखना, अपने समय को लेकर और अपने समय के जो व्यक्ति हैं उनको लेके जागरूक रहना है, तो मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे लेयर्स ऐसे हैं जो इसमें है ही नहीं। मसलन मसलन बतौर संगीतकार, बतौर गीतकार, बतौर लेखक। अभी लेखक की बात मैंने की, आपकी आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो कविताएँ हैं, आपका जो गीत, आपने तो इसमें केवल एक जो लड़का ग्वालियर से शुरू करता है, उसकी ज़िंदगी के जो संघर्ष हैं और जो फ़िल्मी दुन इतना ही मतलब करना चाह रहा था रंगमंच। मैं, इतना ही करना है। फिर वो दोबारा जो है अपनी सेल्फ हो जाता है। मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं लिखता भी हूँ, मैं म्यूज़िक भी करता हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं गीतकार भी हूँ, मैं सब कुछ नहीं, तो करता हूँ। आपकी तो व्याप्ति हर जगह है, आप उसको नकार कैसे सकते नकार नहीं सकता, लेकिन मैं हैं? उसको दर्शाना नहीं चाहता था इसमें। इसमें जो है मैं नितांत ही व्यक्तिगत तौर पर जो है बहुत अपना मैं वो फिर जो है खुद की तारीफ़ हो जाती। फिर जो है अपने मुद्दे से हट जाता मैं कि जो है मैं इसमें अपने आप को अभिव्यक्त करना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया। आप ये बताइए मुझे कि जो आपकी ज़िंदगी का जो पहला, मैं कहूँ कि रोमांटिक वो प्रेम था, यूटोपियाई प्रेम था या रियल प्रेम था, इन लोगों से कभी आपकी दोबारा मुलाकात हुई जब आप एक स्थापित हो गए? क्योंकि जब पहला आपके जीवन में जिस तरह से लड़की आती है, मैं फिर भैया देखो हमारी बात सुन के ये नहीं हो कि किताब नहीं खरीदना, किताब खरीदोगे तो ज़्यादा जानोगे, हम तो बहुत कम सवाल पूछेंगे। आपसे उस समय तो आपके चेहरे को देख के आपका जो आकर्षण है उस तरह से मुलाकात हुई होगी। आज आप जो हैं वो बतौर अभिनेता, बतौर गीतकार, बतौर संगीतकार, बतौर लेखक, बतौर निर्देशक और इससे भी ऊपर आपकी जो अपनी ज़िंदा-दिली मैं कहूँ, अलमस्ती कहूँ, और अब तो आप आध्यात्म की तरफ भी उन्मुख हो चुके हैं। हुँ। तो जब ज़िंदगी के इस मुकाम पर या उस मुकाम पे जहाँ आपको लगने लगा कि मैं बहु इतने ढेर सारे प्रशंसक मेरे हो गए और एक समूची पीढ़ी मुझे उस रूप में पूजने सी लगी है और हर जगह मेरी पहचान है, तो उनमें से किसी से मुलाकात हुई? हुई, सबसे हुई। जिसने मेंशन की है इसमें सबसे हुई। मुझसे हुई, मेरी टीचर से हुई मुलाकात, तो बैंगलोर चली गई थी वो।
वहाँ से वहाँ गई थी वो केरल। केरला से शादी हुई थी उनकी। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर ने कहाँ शूट की थी? गैंग्स ऑफ वासेपुर तो धनबाद, धनबाद में शादी हुई थी, उसके बाद बैंगलोर चली गई वो। हम्म, तो फ़ोन पर बात हुई थी मेरी एक बार उनसे, बहुत उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे वो, शादी शादी-वादी हो चुकी थी उनकी। इसके अलावा संगनी है, इसके अलावा उर्वशी है, मैं हिमाचल गया था, तो हिमाचल में जो है वो धर्मशाला की एक उसमें मिली थी मोनास्ट्री में, वो मिली थी। संगनी से मेरी मुलाकात तो मैंने मेंशन किया वैसे हुई थी। तो ये सब जो इनसे मुलाकातें हुई, वो उम्र का फ़र्क दिखा, इतने लंबे-चौड़े मुकाम पार करके आ गए, मैं भी, वो भी, और सबके परिणाम उल्टे रहे, सब बदल चुके थे। सब बदल चुके थे। संगनी बदल चुकी थी, उर्वशी बदल चुकी थी, मैडम बदल चुकी थी, जिंजर बदल चुकी थी। सब जो है मतलब थोड़े वक़्त के लिए रहे नॉस्टैल्जिया में कि हाँ भाई, एक वक़्त बिताया था हमने साथ में। लेकिन उसके बाद में उससे निकल आए, मतलब निकल आए अब उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक समूची पीढ़ी आपको देख के बड़ी हो रही है, और ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर, बनारस, इलाहाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो हमारे शहर हैं, इन शहरों के जो बच्चे हैं, वो आप लोगों में अपना आदर्श ढूंढते हैं, तलाशते हैं। और आप खुद मतलब आप, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आपने उसका ज़िक्र भी किया है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए, और आपके समय का, आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, रंगमंच की दुनिया के बहुत महानतम लोगों में रहे हैं आपके जो अध्यापक भी हैं। और अभी जो वर्तमान पीढ़ी है वह आप लोगों को, आपको पर्दे पर देखती है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या फिल्म इंस्टीट्यूट हो, उसमें उस तरह के लोग हैं या नहीं हैं मैं नहीं कह सकता, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन उन बच्चों के लिए जो आप जिस तरह से आगे बढ़े, आप क्या कहना चाहेंगे इस किताब के अलावा? अ, कर्म करो यार, कर्म करो, इसके अलावा और कुछ आ रहा नहीं है। मतलब जल्दबाजी में कोई चीज़ मत करो। अगर तुम्हें लग जाएगा, तो मैं नई जनरेशन बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये टारगेट बहुत आसान है या मैं इसे आज ही कैप्चर कर लूँ, आज कैप्चर नहीं होगा। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत ही खुशकिस्मत हो गए अगर तुम्हें ये टारगेट आज ही मिल गया तो। इसके लिए इंतजार करो। सबने इंतजार किया है, किसने इंतजार नहीं किया? दीपक डोबरियाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, सबने इंतजार किया है। नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, सबने इंतजार किया है। आप कर्म करते रहे और साथ में प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा तभी होती है जब कर्म होता है, या कर्म तब होता है जब प्रतीक्षा होती है। तो इसलिए आप लगातार लगातार काम करते रहो। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये ऐसा भगवत गीता कह गई है और ऐसा विवेकानंद कह गए हैं। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, बशर्ते किया। ये अलग बात है कि आपको 20 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले। सबके साथ में ऐसे ही हुआ है, बहुत दिनों बाद मिला है। लेकिन जब मिलेगा तो भरपूर मिलेगा, फिर आप उसको एंजॉय कर पाओगे। आप बोल पाओगे कि ये हमारा हमारा हमारी हमारी उपलब्धि है। अगर झटके से मिल गया, जैसे कि एक बार मिलने वाला था मुझे, जी। है ना, एक बार मिलने वाला था मुझे, अगर झटके से मिल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। झटके से मिल गया तो कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। तो इसलिए जो है मतलब कर्म करो और प्रतीक्षा करो, और अपना टारगेट निश्चित कर लो यार। मतलब ऐसे बच्चे जो एक्टर बनना चाहते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो पाएगा यार, अगर तुम कह रहे हो हो पाएगा तो बिल्कुल हो पाएगा। अगर तुम कहते हो पाएगा तो बिल्कुल हो पाएगा। अगर तुम चाहते हो पाएगा तो बिल्कुल हो पाएगा। तुम चाहो तो पहले चाहत को मजबूत कर लो, जम के मजबूत कर लो। हमें ये हासिल करना ही है। अब इसमें कितने भी रोड़े आ जाएं। अब तुम जो है मेडिकल साइंस में जाते हो या इंजीनियरिंग में जाते हो, वहां पर भी तो वही रिस्क है। बी एक्स्ट्रॉर्डनरी इन योर वर्क। एक्टिंग में करना है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं अभिनय नाम की चीज के माइक्रो लेवल तक जाना चाहता हूं। ये जी। मैंने बोलता था जी। कि मैं इसके बारे में हर चीज जानना चाहता हूं, और मैं जुटा रहा। अब मैं माइक्रो लेवल तक पहुंच पाया नहीं तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। नहीं, नहीं, एकदम आप जिस तरह से आपकी तो शुरुआत, बहुत आश्चर्य होता है जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, तो आप को पता चलेगा घर में कोई इस तरह का नहीं था कि कोई चाह रहा हो, सब डॉक्टर बनाना चाहते हाँ हाँ हाँ। थे। और उसका बाकायदा उल्लेख किया है, स्कूल में कोई नहीं चाहता था। और फिर जिस तरह से टेस्ट दिया, और जब पहली बार जब ये पता चला कि नहीं, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया, यानी ग्वालियर में रह के भी पीयूष मिश्रा की नज़र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर थी। मैं ये जानना चाहता हूँ पीयूष भाई कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते रहे, हम्म। बतौर कवि
बतौर अभिनेता, बतौर निर्देशक, बतौर संगीतकार, असली पीयूष मिश्रा कहाँ हैं? आजकल तो असली पीयूष मिश्रा अध्यात्म में है। आजकल की अगर बात कर रहे हैं तो असली पीयूष मिश्रा अध्यात्म है। अगर पहले की बात कर रहे हैं तो पहले अभिनेता मैं पहले था। अभिनय से ये सब कुछ प्रस्फुटित हुआ। अभिनय वाज द सोर्स, स्रोत वही था। वहां से अभिनय में इमेजिनेशन काम में आता है। अभिनय में इमेजिन किया तो कभी इमेजिनेशन से स्क्रिप्ट लिखी, गीत लिखे, म्यूजिक किया, स्क्रिप्ट लिखी, सब अभिनय से शुरू हुआ। अगर मैं अभिनय करना छोड़ देता तो मेरे ख्याल से मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये आपकी आध्यात्मिकता की ओर रुझान कैसे हुआ? ये था, बचपन से था। मतलब मैं शुरू में था, 20 साल की उम्र में मुझे कुछ ऐसे आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति हुई थी, जिसको मैं बयान करना चाहूँगा भी तो भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर उसके बाद में ज़िंदगी में आपकी मतलब बड़ी द दखलअंदाज़ी हो गई, शराब की बहुत बड़ी समस्या हो गई। शराब मेरी ज़िंदगी में आई, उसने सब कुछ तहस-नहस कर डाला। उसकी वजह से जो है ध्यान लगना ख़त्म हो गया। उसके लिए किसी भी किस्म के इंटॉक्सिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए और उलझ गया मैं, यही ज़िंदगी में उलझ गया। मतलब आपकी लड़की या शराब या इन चीज़ों में उलझ के मैं अपने आप को भूल गया। तो वो जो है मतलब आज कहीं जाकर थोड़ा घटा हुआ है। आज संतुलित ज़िंदगी है। आजकल क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है। ज़िंदगी में संतुलन आने के बाद में क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो गई है। उसके लिए मुझे क्षोभ है, लेकिन कोई ना कोई कॉस्ट आपको देनी पड़ती है संतुलित होने के लिए। तो आज शांति की ज़िंदगी है। शांति की ज़िंदगी में के बदले में मैं वो एक भी पल लेना नहीं चाहूँगा जो पहले था, जो बिल्कुल भयानक था, दिमाग में उबाल था, वो जो है मैं परचेज़ नहीं करना चाहूँगा। तो मैं शांत रहना चाहता हूँ आज की तारीख में, भले ही मैं क्रिएट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। मैं बता दूं दर्शकों को कि जब आप इसको पढ़ोगे बहुत ही स्पष्टता से शराब वाले दौर को भी लिखा है और किस तरह से उसके प्रति इसको पढ़ते हुए पता है गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की किताब। मैं जब जब इसको पढ़ रहा बहुत सारी मैंने इसीलिए शुरुआत में ही कह दी दर्शकों को भी मैंने बताया बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ मेरे कहने से आप इसको समझ नहीं पाओगे। मैं कुछ अंदाज की बात करूं तो आप कोई भी पन्ना में खोल लूं कैसे बात करते हैं पीयूष जी। प्रिया मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। मेरे दोनों सुनहरे लौंडे, जोश और जय, आगे चल के समाज के भले नागरिक बनना बे। छोटी सी विन्नी तो कितनी प्यारी है। आज के समय में जैसे पीयूष जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि लेखक अगली लाइन में 2 शब्द लिखा है जिस पर आत्मकथा लिखने की औकात नहीं है, न ही मिजाज है और न ही मूड। एक उपन्यास लिख रहा हूँ, कृपया इसे उपन्यास समझकर ही पढ़ें। किसी भी कथा या आत्मकथा को उपन्यास की शक्ल देने में खासी दिक्कत आती है। कल्पना और यथार्थ का भयंकर टकराव होता है। कल्पना को जबरदस्त उड़ान देने की जरूरत महसूस होती है, वो यहाँ भी हुआ। बाकी अपने पाठकों की सहूलियत के लिए बता दूं कि इस उपन्यास का मुख्य किरदार संताप त्रिवेदी उर्फ हैमलेट मैं हूं। ये जो अंदाज है, ये अंदाज अभिनय का है कि अध्यात्म? नहीं सर, ये ना अभिनय का ना अंदाज का, ये बचपन से है। ऐसी बेबाकी मेरे अंदर बचपन से है कि मैं जो है जो हूँ मैं व्यक्त कर देता हूँ। और यही शब्द है मेरे पास में, लौंडे, सुनहरे लौंडे, मेरी प्रिया मेरी जान। इन्हीं शब्दों में मैं जिंदगी में भी वैसे ही व्यक्त करता हूँ कि जो मैं अपने बेटों को जो ऐसी बात करता हूँ कि क्या हाल है तेरे, क्या है मेरी बीवी जो तुम्हें जी इसके प्रिया। लिए घर में आपको कितना, जब शुरुआत के दिनों की बात करिए, जब जिस जमाने में पले बढ़े, हाँ, शुरुआत के दौर में इसके चलते आपको कितना कुछ भुगतना पड़ा? बहुत भुगतना पड़ा, बहुत भुगतना पड़ा। मेरे घर में कोई भी इस अंदाज के लिए तैयार नहीं था। बहुत भुगतना पड़ा। ये अंदाज उस वक्त था भी नहीं एक्चुअली, ये बहुत बाद में आया एक्चुअली। जब मैं एनएसडी आ चुका था, जब मैं एनएसडी से भी निकल चुका था, जब मैंने एक्ट वन में आया था, वहाँ से अंदाज शुरू हुआ। धीमे धीमे करके अंदाज को अंगीकार करता गया मैं, और धीमे धीमे करके ये अंदाज जो है जिंदगी में बन गया। तब मैं अगर ये पूछूं कि पीयूष जी के जिन मित्रों का, आपने बहुत सारे मित्रों का जिक्र किया है और खास बात इसमें आपने एक नाम दिया है राहुल गांधी। मेरा दोस्त है, वो मेरा मैनेजर है। आपके मैनेजर हैं और आप पहली पहली लाइन, फिर मैं बार बार किताब पढ़ने से अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ। डर बड़ी कुत्ती चीज है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। डर बड़ा भभक के आता है
उबल के आता है, बिफर के आता है। ये पहला उपन्यास की पंक्ति है और इसका उपसंहार, उसकी भी कुछ लाइनें बता दूं। जिंदगी बड़ी बलबलाती रही, खूंखार, लुभावनी, नमकीन, कराहती, चुटीली, ठहाके, फिर दो हथड़, फिर परेशानी, फिर नाउम्मीदी, फिर रोशनी, फिर जवाब, लेकिन आधे अधूरे। क्या है ये, क्या है? पता नहीं सर कैसे हो गया ये। ऐसे लिखता हूँ मैं, मतलब आप जो देखता हूँ वो लिखता हूँ मैं, आपके देख के लिखता हूँ, मतलब आपके हर चीज़ सामने घटित होती रहती है। ये लाइंस जो है मतलब सोच कर लिखी हैं, ये लाइंस आ गई ये सामने। सोच के लिखी नहीं जा सकती, हाँ, मैं ये लाइंस बता रहा सामने हूँ। आ गई तो मैंने लिख दी। मेरे जहन में घूमती नहीं है लाइंस, तो जैसी देखी थी, जैसी सुनी थी, जैसी महसूस की थी, वैसी मैंने लिख दी। इसीलिए तो मैंने कहा ना, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे दिमाग में जो लोग मुझे भगवान मानने की स्थिति में चले गए थे, मान रहे थे, उनको मैं सोचा कि मैं उल्टी करके ख़त्म कर दूं और बता दूं कि यार मैं ऐसा भी आदमी था, मैं बहुत गंदा था और मैं जो तुम समझ रहे हो वो नहीं था। लेकिन आप तो उससे बड़ी लाइन खींच चुके ये किताब लिख के। अब मालूम नहीं सर, ये मुझे मालूम नहीं, ये मेरा नहीं, मंशा ही है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये तो मेरा काम, मुझे हाँ, तो पता तो है ना कि ये मैं, आपने क्या लिख हाँ, दिया तो है। ये मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, एक्चुअली मेरा पर्पस वही था तो अब क्या कि करेंगे इससे बचने के लिए? मालूम नहीं सर, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो मैंने लिख दिया, उसके बाद कुछ और लिख दूँगा मैं। अब नियति यही है कि जो है, जैसा हूँ मैं वैसा स्वीकारा जाऊँ मैं। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा स्वीकारा जाऊँ, वैसा ही स्वीकार करें लोग बाग मुझे। मेरे शक्ल पर ना जाएँ, मेरी हरकतों पर जाएँ कि जो मैं हरकतें करता हूँ, उसके बूते पर मैं स्वीकार किया जा सकता हूँ या नहीं। नहीं, तो आपकी हरकतें तो भोलेनाथ की तरह से हैं, तो फिर तो आप पूजे ही जाएंगे ना, औघड़दानी की तरह ठीक से अगर हो जाएंगे तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जो है म- कुदरत को अ, ये अगर यही मंजूर है तो यही सही फिर। पहली कविता आपको याद है आपकी? है, मेरी इसमें है, लिखी है इसमें। पहली कविता सुनेंगे आप? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए, हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो पीयूष जी का हर रूप सामने आना जरूरी है। ये मैंने अपनी माँ को देख कर लिखी थी। वो बहुत जुल्म सहन किया करती, तो मैं उनसे पूछता था कि माँ आप इतना जुल्म सहन क्यों किया करती हो, तो उनका जवाब ये बनता था कि बेटा मैं जिंदा तो हूँ कम से कम। तो मैं बोलता था कि ऐसी ऐसी जिंदगी को तुम क्या चाटोगी, क्या मतलब इस जिंदगी को, इस ऐसे जिंदा रहने में क्या 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 फायदा। तो जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। गहराती रातों में उठती कराहट को अंदर ही अंदर दबाते तो होगे, अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो होगे। जमाने की ठोकर को सह के सड़क पे यूं चीखों की जहमत उठाते तो होगे, रोते से चेहरे पे लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो होगे। सोचा कभी है कि जिंदा यूं रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं, जिंदा यूं रहने के माने पे थूकें जो जिंदा यूं रहने का मतलब यही। बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में हुमलमल रहे, कीड़ा है वो संग कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो हर पल रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! ये कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, पर तो बहुत बात हो चुकी है। जी जी। मैं किताबों की दुनिया आपकी जो है और जो शब्दों की दुनिया है, जो अभिनय की दुनिया, अगर अभिनय में मैं पूछूं कि पीयूष भाई आपका जो कोई किरदार जो आपके दिल के करीब है। वो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी एक्चुअली, रिवॉल्वर रानी उसका नाम था, कंगना रनौत थी उसमें। वो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी एक्चुअली। उसमें मैंने जो है जो कुछ मैंने एक्टिंग में सीखा था, पूरा एप्लीकेशन किया था, और मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हुआ है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर निकल कर आया था, लेकिन दुर्भाग्य से पिक्चर चली नहीं थी। रंगमंच पे तो हेमलेट आपको हेमलेट है इतना प्रिय है कि वो आपके साथ लगातार चल ही रहा है। आपने कुछ रंगमंच के मित्रों का जिक्र किया है इस किताब में, और दिल्ली के शहर भी बहुत सारे, चूंकि आपकी ज़िंदगी में जो शहर महत्वपूर्ण हैं, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई का आपने ज़्यादा जिक्र किया है, और अ, जो इंडस्ट्रीज़ आपके साथ आई हैं वो रंगमंच एक अलग दुनिया है। मुंबई जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड, उसकी एक अलग दुनिया रही है, उसका अनुभव रहा है। इन शहरों को आज आप किस रूप में देखते हैं? अब जब पीयूष सब कुछ उनके लिए, मतलब जब आपने शुरुआत की होगी, चाहे वो ग्वालियर रहा हो, चाहे वो दिल्ली रहा हो, चाहे वह मुंबई रहा हो, जब आप पहली बार गए होंगे, और अब आप इन शहरों को जाते हैं, देखते हैं, इनमें जीते हैं, कितना अंतर आया है? और
कौन सा शहर दिल के करीब है इन तीनों के? अब तो बम्बई करीब है, क्योंकि बम्बई में स्टेशन हूँ, मैं वहीं काम करता हूँ, वहीं परिवार है। ग्वालियर से भी मेरे पुराने जो है ताल्लुकात फिर दोबारा उपज चुके हैं। मैं बड़ा पसंद करता हूँ शहर को, जाता हूँ तो वहाँ पर 2 दिन कम से कम जो है रिक्शा में या टेम्पो में या गलियों में बिताता हूँ, वहाँ घूमता लोग हूँ। पकड़ नहीं लेते आपको? नहीं, नहीं, मैं इतना नहीं जानते लोग बाग मुझे। अरे और या कैसी फिर मैं बात जो है! है बंद कर लेता हूँ अपने चेहरे को और जो है रात को निकलता हूँ, ऐसा कुछ करके। वरना इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ सर मैं, ये गलतफ़हमी है आपकी। और बाकी दिल्ली में तो मैंने काम किया है, तो दिल्ली तो पर्टिकुलरली आता हूँ, तो दिल्ली में एनएसजी में जो है बैठता हूँ, अपने कैंपस में 2 दिन में कम से कम बैठता हूँ। आज भी गया था मैं सुबह, छात्रों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ उनके साथ में, चाय पीता हूँ उनके साथ में, उनकी प्रॉब्लम क्या चल रही है आजकल ये पूछता हूँ। और बाकी छोटे शहरों में जाना मुझे वाक़ई बड़ा पसंद है। वहाँ जाकर छोटे थिएटर ग्रुप से मिलना कि भई क्या हो रहा है? उनकी बॉम्बे के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं कि वहाँ पर क्या होता है सर? कैसे मिलता है? चांस कैसे मिलता है? काम कैसे मिलता है? वो सबको जो है उनको सांत्वना देना कि हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। और उनको गाइडेंस देना सही मायने में। उनको हतोत्साहित नहीं करना, उनको गाइड करना सही मायने में और बतलाना, दो टूक बतलाना कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है, कैसे काम मिलता है। तो बॉम्बे आओ तो तैयार होकर आना, इतना जल्दी मत भाग आना। तैयार होकर आना, यहाँ से तैयार होकर आना। हम भी तैयार होकर गए थे। मैंने 20 साल तैयारी की थी यहाँ पर। तो 20 साल तैयारी मत करना, वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको तो बुलाया गया था दोबारा। दोबारा क्या? बुलाया गया था, आपको तो टिकट भेज के बुलाया हाँ, गया टिकट था। भेज के बुलाया गया था। बाद में हाँ, बाद में ये स्थिति आप हो गई। ऐसे हाँ, बाद में ये स्थिति हो गई कि पीयूष भाई देखिए अब सब कुछ दर्ज हो चुका है। हाँ, हाँ, नहीं तो सही बात। अब आप भले ही हालांकि आपने अपना एक स्कोप छोड़ रखा है कि आपने कह दिया है कि औपन्यासिक आत्मकथा है। तो हाँ। आप जब चाहे कह दीजिए कि ये तो कल्पना थी, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, ऐसा ऐसा भी हो सकता है वैसे, अगर ज़्यादा फँस जाऊँगा तो मैं बोल दूँगा। हाँ। तो आपको तो बुलाया भी गया था और आप जब पहली बार लौटे थे तो ये उसके बारे में थोड़ा-सा किस्सा ज़रूर बता दीजिए कि जब आप बम्बई से जिस घटना के चलते लौटे थे और शपथ लेके के लौटे थे कि अब बॉम्बे नहीं हाँ, जाऊँगा। मैं एक लाश के साथ सो गया था एक्चुअली। वो मेरा एक दोस्त था, वो मैं स्ट्रगल के पीरियड में दादर वेस्ट में फुटपाथ पे रहता था और रात को मेरा दोस्त था, वो दोस्त क्या था मतलब सिंकिया करके बंदा था, वो स्मैक पी के आया करता था हमेशा। स्मैक पी के आया एक बार, उसके पास चादर थी जो कि मेरे काम आ जाया करती थी रात को, तो चादर से मैंने अपने आप को ढक लिया और सोते-सोते उसके प्राण निकल गए। सुबह उठ के देखा मैंने कि उसके प्राण निकले हुए। तो उस घटना से मैं इतना डर गया था कि मैंने उसके बाद बॉम्बे छोड़ना उसे समझा। वहाँ छोड़ के यहाँ पर आया, यहाँ से मेरा थिएटर शुरू हुआ। अगर वो घटना नहीं होती, तो मेरे ख़्याल से ये थिएटर भी शुरू नहीं होता। तो उस घटना का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि जो है अच्छा हुआ कि वो घटना हो गई और ये मेरा इतना बड़ा थिएटर जो है शुरू हुआ। हाँ, बड़ी आश्चर्य की बात है, जावेद साहब से भी मैं जब बात कर रहा था तो उन्होंने भी एक घटना का ज़िक्र किया था और वो पाइप के अंदर वो लोग उनका एक दोस्त था, उसका ज़िक्र किया था उन्होंने। और ख़ास बात ये है कि मुंबई में उस स्तर पर जाके ज़िद और जुनून के चलते रह पाना और जबकि आप तो ट्रेंड आर्टिस्ट थे और रंगमंच की दुनिया में आपका एक बड़ा स्थापित हो चुके थे। दिल्ली में आपकी लोकप्रियता कम नहीं थी क्योंकि जब आप लौटे और जिस तरह से आपको काम मिला, आपने उसका भी बहुत विस्तार से इस किताब में लिखा है। जितनी सहज भाषा में पीयूष जी ने इस किताब में लिखा है, उतनी सहज भाषा में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरी अपनी एक बड़ी दिक्कत सीमा है। तो लेकिन ये किताब सीधे आपके मर्म को छुएगी, आपके दिल को छुएगी और मैं इस बात के लिए भी आपको बधाई दूँगा और मैं चाहूँगा कि आप जैसा व्यक्ति लेखन की दुनिया में हमेशा बना रहे। क्यों? क्योंकि अच्छी किताबें होंगी तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छे युवा पैदा होंगे जो पढ़ के बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप केवल अपने अभिनय से ही लोगों को प्रेरित नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी कलम से भी प्रेरित कर रहे हो जिसके लिए आपको मैं साधुवाद दूँगा। मैं ये चाहूँगा कि कोई ऐसी बात जो इस किताब में लिखने से रह गई हो और जो बताना चाहते हो जो आप लिखने के बाद और प्रकाशन की दुनिया का आपका क्या अनुभव? अच्छा रहा, मेरा तो अनुभव अच्छा रहा। मेरी तो ये राजकमल ने छापी है, तो ये कम से कम 8वीं किताब होगी, 8वीं या 9वीं। तो मैं तो अभी तक जो मेरा प्रकाशन की दुनिया का अच्छा अनुभव रहा। ये सारे हैंडलिंग मेरा मैनेजर करता है कि जो है रॉयल्टी वगैरह जो है मतलब कितनी किताबें छपेंगी। तो ये सब जो है मतलब ये सब मुझे मालूम नहीं, मतलब इस क्षेत्र में भी धांधली हो सकती है, ये मुझे मालूम नहीं। तो अगर होती भी है तो मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा।
किताब लिखता हूँ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, किताबें लिखी हैं मैंने अपने शौक सुखाए के लिए। तो ये रहा, ये बढ़िया रहा। और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल यही कि ऐसी कोई इस किताब को अरे लिखने बहुत में सारी ऐसी घटना है, बहुत सारी घटना है ऐसी, इसके बारे में आप मत पूछिए, बहुत घटना है ऐसी। वो जो है बतलाते बतलाते शाम हो जाएगी, शाम तो हो ही चुकी है, रात हो जाएगी। बहुत सारी घटना है ऐसी। मैं हर चीज को समेटना इसमें मुश्किल था ना, तो मैं सरस किस्म को यानी आप इस बात का क्या का इशारा कर रहे हैं कि इसके बाद की सीरीज आने वाली है, और जो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, जो बतौर संगीतकार, बतौर आपने तो खाली इस एक पर नहीं इस लिखूंगा मैं, अब इस पर लिख चुका, अपने आप अपने बारे में लिखना था, लिख चुका मैं हम्म, अब लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा, देखता हूँ मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है तो मैं कुछ और लिखूंगा अब इसके बारे में। इसके बाद मैं आपके आध्यात्म के अनुभवों का बताइए, विपश्यना का जो विपश्यना का आपका। था, विपश्यना का था, विपश्यना ने मुझे बहुत सुख दिया, विपश्यना ने मुझे बहुत शांति दी, मेरा दिल बहुत शांत हुआ। मतलब सांस पर एक्चुअली अगर अधिकार हो जाए आपका ना, हम जानते नहीं है, अगर सांस, ये राजयोग ये कहता है कि, राजयोग ये कहता है कि अगर आपका सांस पर अधिकार हो जाए तो आपका हर चीज पर अधिकार हो गया। हम बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से सांस लेते हैं, तो सांस से जब मनोरोग मिट जाते हैं, मतलब क्रेविंग और एवर्शन, आपकी घृणा और प्रेम दोनों, अतिरिक्त जो है घृणा और अतिरिक्त प्रेम दोनों खत्म हो जाते हैं, तो आप सम की स्थिति में आ जाते हैं। विपश्यना ये बोलती है, राजयोग ये बोलता है। आपकी तो वैसे ही जो आपकी अलमस्ती थी, जो हिंदू सनातन धर्म है, वो ये कहता है कि जितने योग हो सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आधे से अधिक योग तो आपके ऐसे ही सधे नहीं नहीं, हुए थे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। वो योग योग ही होता है, योग तो करने से आता है, योग करने से प्राप्त होता है, वो करना जरूरी है। और लेकिन बहुत ही कम सौभाग्यशाली होते हैं जो इसको ढंग से कर पाते हैं। मैं भी इसको भी ढंग से नहीं कर पाता, मैं भी जो है मतलब छात्र ही हूँ उसमें, छात्र योगी ही हूँ मैं। अपने आप योगी तो कह ही नहीं सकता मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका ये मध्य वाला दौर था, नशे वाला, वो पी के भी आप उस स्थिति में पहुंच जाते थे। नहीं, मैं कभी नहीं, मैंने पीकर आज तक कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। पीकर मैंने आज तक कोई क्रिएटिव काम नहीं, काम करने के बाद में मैंने पी है। मैंने पी के आज तक एक गाना नहीं लिखा, एक एक्टिंग नहीं करी, एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी, एक बार कुछ भी काम नहीं की, तो एक बार भी। उसकी गिरफ्त में कैसे फंस गए? फंस गए सर, फंस जाते हैं, मतलब आपके क्या करें, मतलब तो पहले शुरू में शौक में पी थी, उसके बाद में आदत बन गई, आदत बन गई तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो उसके बाद फिर इतनी बढ़ गई कि जो है मतलब दिमाग खराब होने लगा। फिर ज्यादा उसको नशा किस चीज में था? शोहरत में, प्रेम में, या अध्यात्म में, या सारा शराब में? शराब में था, शराब में दो टूक बात, शराब में था ज़्यादा नशा, तो शराब में, नशा तो शराब में ही था। शोहरत वोहरत में इतना इतना नशा, शोहरत मेरे को ऐसे जब मिली तब मैं आपके मतलब 46 उम्र का हो गया था। गुलाल हैपेंड व्हेन आई वाज 46 ईयर ओल्ड। तो जो है मैं शोहरत एक्चुअली मैं यहाँ पर बॉम्बे जाने के पहले अपनी शोहरत कमा चुका था। जितनी शोहरत मैंने कमाई थिएटर करते हुए ना, वो मेरे लिए अंतिम थी। तो उसको मैं वहाँ जाने के पहले कमा चुका था। तो आई वाज हैप्पी, कूल एंड कंटेंटेड। वहाँ जाके मैंने पैसे कमाए। शोहरत जो है फिल्म में जो होता है, शोहरत जो है बोनस बन के आती है कि आप अगर काम कर रहे हो तो पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में आपको शोहरत भी मिलेगी। तो शोहरत बोनस बन के आई मेरी जिंदगी में। तो जब मैं नहीं चाह रहा था तब भी शोहरत आई, आज मैं नहीं चाह रहा तब भी शोहरत आती है। तो मैं दैट्स आई एम हैप्पी। क्या बुरी बात है उसमें, आने दीजिए। तो एक्टिंग जीवन के साथ साथ रहनी है। अब रहनी अभी ऑक्यूपेशन है मेरे लिए, मतलब पैसा कमाने के जरिए। अब एक्टिंग में इतना इतना साबित करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी साबित करने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं साबित कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा साबित करने की इच्छा नहीं है। अभी मेरा बैंड है, बैंड ट्रेवल कर रहा है मेरा। मैंने किताब लिख दी, किताब में 3-4 साल गए। इसके अलावा जो है आराम भाई प्रचंड आपके दिमाग में आया कैसे? ऐसे ही वो अनुराग की वजह से आया। उसको एक गाना चाहिए था और उसने कहा कि मेरे को ऐसा गाना चाहिए, मतलब मेरे पॉलिटिकल रैली है पिक्चर में, गुलाल में, और ऐसा गाना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग बाग इतना पसंद कर रहे हैं उसको। मैं सारे गाने अपने 2 दिन में लिख गया, एक या 2 दिन मैक्सिमम जो थे। आरंभ प्रचंड, हुस्ना हो गया, एक बगल में चांद हो गया, घर हो गया, ये सब 1-2 दिन में लिख चुका मैं। तो पता नहीं क्यों आपके मतलब उसके बाद में हिट हो गए, तो उसके बाद पूछते हैं कि आपने कैसे लिखे, कैसे लिखे? क्या मैंने जैसे लिखता हूँ वैसे लिखे मैंने, जैसे ये नॉवल लिख दिया नहीं, वैसे। लेकिन ये नावल नावल भी देखिए, इस नावल की एक खासियत बता दूं मैं। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया होगा। काव्यात्मक प्रवाह है इसमें, ये गद्य लगता नहीं। अच्छा। आपको पढ़ने में एक खासियत ये है
कि आपका गद्य भी पद्य की तरह से समझ में आता है, अच्छा, कविताओं का प्रवाह है। ये कोई मुझे भी मालूम मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया इन लोगों को, अभी दर्शकों को अपने सुनाया है जो शुरुआत है। मैं तो कहीं से भी इतने छोटे-छोटे शब्द, वाक्य, और कोई ऐसा वाक्य नहीं, कहीं भी कोई भी पन्ना मैं खोल दूँ, खाना बाद में मिलेगा मगर उससे पहले कुछ और। हुँ। अच्छा, कंचन दीदी ने हँसते हुए उसके सामने से प्लेट हटाई थी। सेठ मदन लाल गर्ग के नए बाजार में हवेली थी, नगर के सेठ, बेशुमार दौलत और बेहद रसिया। ये जो आपकी शैली लिखने की है, ये इतने शब्दों को आप पिरोते हैं मोतियों की तरह से। मालूम और है अब सर। उसके बाद आप कहते हैं मुझसे कि मैं तो जो है आ, एक दिन में लिख देता हूँ और हाँ, नहीं जैसे वाक़ई मैं एकदम लिखता हूँ, एकदम मैं सारे गाने मैंने एकदम लिखे। इसमें भी जो आप तारीफ़ कर रहे हैं, ये मुझे आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम हो रहा है। अदरवाइज़ मैं अनभिज्ञ हूँ उन चीज़ों से। मैं ये गद्य से पद्य से मैं जैसे लिखना लिखना चाहता हूँ वैसे लिखता हूँ। मैं तो अभी पूछने वाला था कि आपका पसंदीदा लेखक कौन है और आपको किसकी अरे किताब। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को सब पसंद है, जो जिनको भी पढ़ता हूँ सब पसंद है। और मैं लगता नहीं मुझे कि आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो मुझे अब लग रहा है कि ये कुछ ख़ास है। अदरवाइज़ जब लिखा था मैंने तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ऐसे ही लिख दिया था। जैसे कि मैंने गाने लिखे हैं अपने, ऐसे ही इसी फ़ॉर्म में लिखा था मैंने। नहीं, निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन कृति के लिए और हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध करने के लिए, यह केवल आपकी अपनी आत्मकथा नहीं है। अगर इसको आत्मकथा भी कहते, उपन्यास भी कहते, कुछ भी कहते, इस कृति को बनना ही था और याद रखा ही जाना था। चलिए साहब मैं धन्यवाद। आपको बहुत साधुवाद दूँगा, बहुत बधाई दूँगा और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही लिखते रहें। हिंदी और हिंदी जानने वालों को, युवा पीढ़ी को अ, इस बात का एहसास कराते रहें कि पीयूष मिश्रा केवल बतौर अभिनेता ही नहीं, बतौर आध्यात्मिक ही नहीं, बतौर मनुष्य ही नहीं, बतौर चिंतक और बतौर लेखक भी प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं साहित्य तक पर आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।